नमस्कार, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट रैखिक तथा द्विघात समीकरण। रैखिक तथा द्विघात समीकरण से डियर स्टूडेंट आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम, दोनों ही एग्जाम में आपको रैखिक तथा द्विघात समीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट को उठा करके देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट रैखिक तथा द्विघात समीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ कवर करने वाले हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, टोटल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो हमारी मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यदि आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ का या फिजिक्स का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सिंपली जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास के। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि हमको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है, तो उस चैप्टर पर आधारित किसी भी टाइप का किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो जो आपका रैखिक समीकरण होता है डियर स्टूडेंट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है डियर स्टूडेंट एक चर वाला रैखिक समीकरण, और जो दूसरा आपका होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यानी कि जो आपका रैखिक समीकरण होता है 2 टाइप का बेसिकली होता है। पहला आपका होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, और दूसरा जो आपका होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे आप पहचानेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें अज्ञात पदों की संख्या केवल एक हो, उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका लिख दे x प्लस का 5 बराबर 0, तो इस समीकरण में आपको अज्ञात चरों की संख्या है केवल और केवल एक है, तो ए आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। उसी प्रकार से यदि मैं लिख दूं कि y प्लस का 7 बराबर 0, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो आपका अज्ञात चरों की संख्या है केवल और केवल एक है, तो इस तरीके से ए भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल और केवल अज्ञात चरों की संख्या जो होगी केवल आपका एक होगा, उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। वहीं पर यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे पहचानेंगे, तो जैसे आपको एग्जांपल दे दूं कि 2x प्लस का y प्लस का 5 बराबर 0, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस समीकरण में आपको 2 अज्ञात चर है। इस समीकरण में आपके 2 अज्ञात चर हैं, एक आपका x है और दूसरा आपका y है।
तो इस तरीके से यह जो आपका समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो अज्ञात चरों की संख्या है वो आपका 2 है। पहला अज्ञात चर x है और जो दूसरा अज्ञात चर है वो आपका y है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लूं कि 2y प्लस का 5z माइनस का 7 बराबर 0, तो यह भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जो आपके अज्ञात चरों की संख्या है 2 है, एक आपका y है और एक आपका z है। तो आपको रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा कि जो आपका रैखिक समीकरण होता है दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें अज्ञात चरों की संख्या केवल और केवल एक होती है, और दूसरा जो आपका होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें अज्ञात चरों की संख्या 2 होती है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा, यदि हमारा 3 अचर हो तब क्या होगा? यानी कि आपका इस तरीके से दे दे कि 3x प्लस का y प्लस का z प्लस का 7 बराबर 0, तो ये आपका 3 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अज्ञात चरों की संख्या है वो आपका 3 है, एक आपका x है, दूसरा आपका y है और तीसरा आपका z है। तो ये आपका 3 चर वाला रैखिक समीकरण में आ जाएगा। तो आपको रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा द्विघात समीकरण। तो देखो नाम में ही छिपा है द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें जो मैक्सिमम घातों की संख्या हो वो आपका 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम जो घात की संख्या हो वो आपका 2 हो, वो आपका द्विघात समीकरण होता है। जैसे आपको लिख दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, तो ये आपका एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम घातों की संख्या है ना केवल 2 है। तो ये आपका द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। हम बात करें डियर स्टूडेंट कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब डियर स्टूडेंट, यदि आपका किसी भी द्विघात समीकरण का आप मध्य पद गुणनखंड के हिसाब से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो यदि मैं यहां से आपसे पूछूं कि x की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, तो आप कह सकते हो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं मध्य पद के गुणनखंड से, क्योंकि 6 का हम गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 गुणे 2 हमारा 6 भी हो जाएगा, और 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 भी हो जाएगा। यानी मध्य पद गुणनखंड की सहायता से यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है, यदि आप मध्य पद गुणनखंड की सहायता से x की वैल्यू ना निकाल पाओ तो क्या करोगे? यदि आप मध्य पद गुणनखंड की सहायता से x की वैल्यू नहीं निकाल पाते हो ना, तो वहां पर आपके आते हैं श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार x बराबर आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई आपका 2a होता है। यह भी फार्मूला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि आप किसी भी द्विघात समीकरण का मध्य पद गुणनखंड से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो ना, तो आपको श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार x की वैल्यू इस फार्मूले से निकाल देना है। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारी a की वैल्यू है, कौन हमारी b की वैल्यू है और कौन हमारी c की वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह आपका एक द्विघात समीकरण है, तो इस द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर करा देना है। इस द्विघात समीकरण को
द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर करा देना है। तो कंपेयर कैसे कराते हैं ध्यान से देखना। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 होता है। तो जैसे आप कंपेयर कराओगे तो जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो आपका ए की वैल्यू होती है। जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी ए की वैल्यू 1 आएगी। और जो आपका बी की वैल्यू होती है वो आपका एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है 5, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और जो आपका अचर पद होता है वो आपका क्या होता है, जो आपका अचर पद होता है वो आपका सी की वैल्यू होती है। तो अचर पद आपका कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू निकाल करके आप यहाँ से फार्मूले में रख करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं, यदि आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया रहे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है। इसके दो मूल मैं मान लेता हूं, एक हमारा मूल अल्फा है और दूसरा मूल हमारा बीटा है। मैंने क्या बोला, एक हमारा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जिसके मैंने दो मूल माना है, एक हमारा अल्फा है और दूसरा हमारा बीटा है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि मूलों का योगफल कैसे निकालोगे। दो मूल तुम्हारे अल्फा बीटा हैं, तो मूलों का योगफल कैसे निकालोगे। तो मूलों का योगफल बराबर आपका होता है माइनस का एक्स का गुणांक, माइनस का आपका होता है एक्स का गुणांक बटे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अच्छी तरीके से इसको भी नोट कर लेना। कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक समीकरण दे रखा है और बोलेगा मूलों का योगफल बताओ। तो मूलों का योगफल बराबर आपका होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है अचर पद। मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है अचर पद डिवाइडेड बाई आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। दोनों फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूलों का गुणनफल अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का जो योगफल होगा माइनस का एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ तो आपको सारी बातें क्लियर है। लेकिन यदि आपको मूल दे रखा हो और आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाए तब क्या करोगे। यदि आपको मूल दे रखा हो और आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाए तब क्या करोगे। जैसे आपको दो मूल दे दे a और b के रूप में और आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण क्या कैसे निकालोगे। तो यदि आपको मूल पता हो और द्विघात समीकरण निकालना हो ना, तो यहाँ पर भी आपका सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पर भी आपका सिंपल सा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इनटू का आपका होता है यक्स प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल, प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल बराबर आपका होता है 0। इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। यदि आपको मूल दे रखा हो और आपको द्विघात समीकरण पूछा जाए तो फार्मूला लगा देना एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस का आपका होता है मूलों का गुणनफल। जैसे हमारा दो मूल a और b है और आपको द्विघात समीकरण निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू का x हो जाएगा प्लस का आपका हो जाएगा मूलों का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर आपका हो जाएगा 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी इंटू का x प्लस का ए बी बराबर 0। तो इस तरीके से आपको द्विघात समीकरण के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आ जाओ आगे। आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की मूलों की प्रकृति। कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लो कि मूलों की प्रकृति से डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है।
तो इस वर्ष भी आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका IERT एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में मूलों की प्रकृति से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि मूलों की प्रकृति आपको आप कैसे पहचानोगे, विथ एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बन रहा होगा कि d क्या है। तो d जो आपका होता है ना, विविक्तर होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के d से ही यहाँ पर d लिखा गया है, यानी कि विविक्तर है d, और d बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि आपका 0 से बड़ा होगा ना, तो ऐसे कंडीशन में आपके दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा ना, तो आपके दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो आपको मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको विविक्तर d की वैल्यू पता करना पड़ेगा, यानी कि हमको विविक्तर d की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको a b c की वैल्यू पता होगी, तभी तो विविक्तर निकाल सकते हो, तभी तो d की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a b c की वैल्यू पता करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराओगे तो a b c की वैल्यू मिलेगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगी, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, यानी a की जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो b की वैल्यू होती है वो आपका x का गुणांक होता है, यानी कि b की वैल्यू 5 मिल जाएगी। और जो c की वैल्यू होती है वो आपका अचर पद होता है, यानी c की वैल्यू आपका 6 मिल जाएगा। अब आप आसानी से विविक्तर निकाल सकते हो। तो विविक्तर d बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू है आपका 5। आप 5 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 25 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है 6। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 25 माइनस का 24 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1। यानी आपने देखा कि जो आपकी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, जो आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 1 आई। तो a बताओ, 1 आपका 0 से बड़ा है कि छोटा है, 1 आपका 0 से बड़ा है कि छोटा। तो आप कहोगे कि जो हमारा 1 है ना, ये 0 से बड़ा है। क्या है, जो हमारा विविक्तर d की वैल्यू है क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा के कंडीशन में आपका क्या होता है, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा का मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वहां पर आपका मूल वास्तविक और समान होंगे। आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये कहता है कि यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कब, यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x
प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का गुणांक यानी 6 हो जाएगा। और सी की वैल्यू आपका अचर पद होता है यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो डी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो डी बराबर आपका होता है बबुआ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की वैल्यू कितना है, 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 माइनस का 4 गुणे 1 गुणे 9। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 36 माइनस का 36, यानी d बराबर कितना मिल गया, 0। यानी जो d की जो वैल्यू है, जो विविक्तर d की वैल्यू है वो आपका 0 के बराबर है। तो 0 आने पर हमारा क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कब, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यह भी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। आज अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये कहता है कि यदि आपका विविक्तर d की जो वैल्यू है वो आपका 0 से छोटा हो जाए। तो 0 से छोटा कब होगा, 0 से छोटा आपका उस कंडीशन में होगा जब आपका माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, माइनस का 3 आ जाए। यानी आपका 0 से छोटा का मतलब ये है कि यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आ जाए, निगेटिव आएगा तभी तो 0 से छोटा होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो आपके मूल होंगे ना वो आपके काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से आप a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, x का गुणांक यानी -5 हो जाएगा। और c की वैल्यू आपका अचर पद हो जाएगा 7। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकालो। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू कितना है, -5। अब -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 25 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 7। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 माइनस का 28। 25 माइनस 28 करोगे तो माइनस का 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपकी d की वैल्यू आई, जो आपके d की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो आपके d की वैल्यू आ रही है 0 से छोटी आ रही है। क्यों, क्योंकि माइनस में जा रहा है। d की वैल्यू आपका 0 से छोटी आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपके मूल होंगे ना वो आपका काल्पनिक होंगे। एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको विथ एग्जाम्पल बता रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आपके d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग हो जाए तब क्या होगा। यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो उस कंडीशन में जो आपके मूल होते हैं ना वो आपके परिमेय होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो a बराबर आपको मिल जाएगा 1, b बराबर आपको मिल जाएगा -7 और c बराबर आपको मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू कितना है, -7। अब -7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6। तो यहाँ से आपको मिलेगा 49 माइनस का 24 और 49 माइनस 24 कितना होता है, 25। अब बताओ जो आपका 25 है किसका पूर्ण वर्ग है। तो जो आपका 25 है 5 का पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का पूर्ण वर्ग है। तो मैंने आपको बताया यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एक पूर्ण वर्ग आ जाए तो a आपका पूर्ण वर्ग है 5 का। तो पूर्ण वर्ग की कंडीशन में जो आपका मूल होगा ना परिमेय होता है। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, यदि आपका d की वैल्यू पूर्ण वर्ग आएगा ना तो परिमेय होगा मूल। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डियर स्टूडेंट, यदि आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यदि आपका पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में जो आपका मूल होगा ना ये आपका अपरिमेय होगा। यानी कि यदि आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
जीरो से तो बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका अपरिमेय होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 बराबर आपका है 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो बबुआ 1 आएगा, b की वैल्यू निकालोगे 6 आएगा और c की वैल्यू निकालोगे 3 आएगा। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर करोगे 36 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 36 माइनस का 12, ठीक है ना हो। और 36 में से 12 घटाओगे तो 24 मिलेगा। अब बताओ 24 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो जो आपका 24 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होने के कंडीशन में आपके मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग पर कैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग से, यदि आप बीजगणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग नहीं करते हो ना, तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए ना, बेसिक से सॉल्व करोगे तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका 1 से 2 मिनट या 3 मिनट भी लग सकता है। यानी आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो बीजगणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग किस तरीके से होता है, इसको भी हम आ जाओ देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए माइनस बी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए माइनस बी। यदि मैं आपसे बोल दूं कि बाबू तुम लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर तुम लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो किसी को कोई दिक्कत है, हो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इसका वर्ग करूंगा फिर इसको जोड़ूंगा ना तो इसी के बराबर आएगा। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा 2ab और प्लस का आपका हो जाएगा 4ab। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 4ab में से 2ab घटाओगे तो क्या मिलेगा 2ab। तो आप देख पा रहे हो कि यह आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यह भी वैल्यू है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यह भी है। यानी यह वैल्यू और यह वैल्यू आपका बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो पहले आपका बीजगणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग ये आपका पहला हो गया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो जिस तरीके से आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख दिया, उसी प्रकार से बाबू मैं ए भी तो लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab के रूप में, क्योंकि इसका भी एक्सपेंड करिएगा, इसका भी विस्तार करोगे तो इसके ही बराबर आएगा। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट आपका एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू। ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी के रूप में। तो इसका भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही ध्यान में रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना मैं विस्तार से बताते चलूँगा कि किसका कहाँ से एक्सपेंड होता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी के लिए केवल इतना आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं समीकरण निकाय। तो देखो समीकरण निकाय से कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, आपको 2 समीकरण दे देगा और पूछेगा
कि अद्वितीय हल होने के कंडीशन में क्या होगा, अनेक हल होने के कंडीशन में क्या होगा, और यदि कोई हल नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है, जैसे आपको दो समीकरण दे देगा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर आपको 0, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण मैंने मान लो लिख दिया a2x प्लस का b2y अब प्लस का c2 बराबर आपका क्या है 0 की। ठीक है, ये आपको दो समीकरण दे रखा है और आपसे पूछ ले कि बाबू तुम बता दो अनंत अनेक हल होने का कंडीशन क्या बनेगा। अनंत अनेक हल होने का कंडीशन क्या बनेगा। तो अनंत अनेक हल होने के कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, a1 बट्टे का a2, अच्छे से बना देते हैं, a1 बटे का a2 बराबर आपका होना चाहिए b1 बटे का b2 बराबर आपका होना चाहिए c1 बट्टे c2। यानी अनंत अनेक हल होने के कंडीशन में a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होना चाहिए। वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अद्वितीय हल होने के कंडीशन क्या होंगे, यदि इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल हो तो क्या कंडीशन बनेगा। अद्वितीय हल होने के कंडीशन में a1 बट्टे a2 बराबर आपका होना चाहिए b1 बट्टे b2 के रूप में। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट होता है कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। कोई हल नहीं होने के कंडीशन में क्या होता है, तो कोई हल नहीं होने के कंडीशन में a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर आपका क्या होगा c1 बट्टे c2, ये आपका नॉट इक्वल टू के साथ आता है। तो तीन कंडीशन बनते हैं और तीनों कंडीशन को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको दो समीकरण दे देगा, पूछा है यदि दोनों समीकरण के अनंत अनेक हल हैं तो इसकी वैल्यू बता दो, उसकी वैल्यू बता दो। और ऐसे भी पूछ सकता है यदि आपके दोनों समीकरण के अद्वितीय हल होंगे तो क्या कंडीशन होगा, और कोई हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप समीकरण निकाय को हल कर सकते हो। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जितने भी रैखिक तथा द्विघात समीकरण से बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, टोटल कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। अब डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम पेश करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझो और बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट आपसे पूछा है मूलों की प्रकृति से, और यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। देखो बोला है यदि x स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0, के मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि मूल बराबर होने के कंडीशन में आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ना वो आपका 0 के बराबर होती है। तो आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको समीकरण दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का k बराबर 0। कंडीशन बोला है कि मूल बराबर है तो k का मान बताओ। तो मूल बराबर के कंडीशन में आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ना ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण से ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना कराएंगे। तो तुलना कराओगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, जो आपको a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी a की वैल्यू 1 मिलेगी। और जो b की वैल्यू होती है
वो आपका x का गुणांक होती है, यानी b की वैल्यू आपको -16 मिलेगा, और जो c की वैल्यू होती है वो आपका अचर पद होता है, तो अचर पद आपका क्या है k। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो b की वैल्यू कितना निकाला है, b की वैल्यू हमने निकाला है -16। अब -16 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 256 -4। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k है, तो 1 गुणे k बराबर आपका कितना हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4k बराबर हमारा हो जाएगा 256। 4 से काटो तो 4 छक 24 और 4 चौक 16, यानी k की जो वैल्यू आएगी, जो k की वैल्यू आएगी वो आपका 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट पर, यदि कॉन्सेप्ट पता होगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपका बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग पर पूछा है, तो ध्यान से देखना। देखो क्या पूछा है, यदि दो संख्याओं का योग आपका 25 है और उनका जो गुणनफल है वो आपका 144 है, तो आपको बताना है संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का योग 25 है, तो मैं मान लेता हूं दो संख्याएं आपका x और y है, जिनका योग हमारा कितना है 25 है, और गुणनफल कितना है 144, यानी x इंटू वाई बराबर आपको दे रखा है 144। तो आपको बताना है संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब माइनस का हम लिख सकते हैं 4xy, क्योंकि इसका आप विस्तार करोगे तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर ही आएगा। अब डियर स्टूडेंट x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 25। अब 25 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 625 माइनस का 4 गुणे x इंटू वाई की वैल्यू रख दो 144। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कितना मिल जाएगा 625 माइनस 4 चौक 16 को 6, 4 चौक 16 को 6 हो जाएगा, और 4 चौक 16 17 को 7, हासिल बचेगा कितना 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 576 मिल जाएगा। अब 625 में से 576 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 49, यानी आपने निकाल लिया x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू 49 है। क्या निकाला आपने, x माइनस वाई की वैल्यू का होल स्क्वायर जो है वो आपका 49 के बराबर है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, यानी कि आपका जो संख्याओं का अंतर है वो आपका 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना तो अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वैसे करते क्या, पहले तुम निकालते, फार्मूला लगाते x प्लस वाई का होल स्क्वायर और सारी चीजें करते, तब x माइनस वाई की वैल्यू आता, वैसे डायरेक्ट आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है x प्लस का 7 है और k मूल आपके स्मॉल a और स्मॉल b हो, तो a बट्टे बी प्लस b बट्टे a का मान क्या होगा, a आपको बताना है। समीकरण आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है x प्लस 7। के मूल क्या है, इस समीकरण के मूल आपको दे रखा है a और b के रूप में। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 7 बराबर 0 के रूप में। यहां तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, यदि मैं आपसे पूछूं कि दिए गए समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, तो मूल आपको क्या दे रखा है a और b, तो मूलों का योग यानी a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस का x का गुणांक माइनस का 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है, यानी कि मूलों का योगफल a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1।
यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मूलों का गुणनफल निकाल लो, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद आपका है -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी आपको मिल जाएगा केवल और केवल -7। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आपको a बट्टे बी प्लस बी बट्टे ए का मान बताना है, a बट्टे बी प्लस बी बट्टे ए का मान बताना है, a बट्टे बी प्लस का b बट्टे ए का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ए बी ऊपर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है, यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम करते क्या हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का आपका होता है 2ab। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 a इंटू की बी की वैल्यू आपने निकाला है -7, a इंटू बी की वैल्यू आपका -7 है, तो यहाँ पर आप कर दो -7। तो यहाँ से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा, 7 दूना 14 और 1 15, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपका 15 आ गया। अब सारी वैल्यू रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल लिया है 15 और ए इंटू बी की वैल्यू आपने निकाला है -7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -7। तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा -15/7 के रूप में। क्या मिलेगा, -15/7 के रूप में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ खेलना है जिससे आपका 1% भी गलती का कोई चांस ना हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखो क्या बोला है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के बराबर 0 है, का जो मूल है ना दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो, तो के का मान बताइए। यानी एक मूल जो है ना दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो मैं मान लेता हूं एक मूल हमारा अल्फा है और दूसरा मूल हमारा 1/अल्फा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी एक मूल यदि हमारा अल्फा होगा तो दूसरा मूल इसी का व्युत्क्रम 1/अल्फा हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है, तो के का मान बताना है। आपको समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का के बराबर आपको 0 दे रखा है। तो दिए गए समीकरण के यदि मैं मूलों का योगफल निकालूं, तो पहला मूल हमारा अल्फा है और दूसरा मूल हमारा 1/अल्फा है, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स के स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस का 11/1 मिल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं माइनस का 11 मिल गया। अब मूलों का गुणनफल निकालो, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणे 1/अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद के है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 बराबर के रूप में, यानी के की जो वैल्यू आएगी वो आपका 1 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हरात्मक माध्य होता क्या है ये पता होना चाहिए। हरात्मक माध्य होता क्या है ये पता होना चाहिए, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रैखिक तथा द्विघात समीकरण से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्या बोला है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य क्या है ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलों का योग निकालते हैं। तो मूलों का योग बराबर क्या आ जाएगा, मैं मान लेता हूं कि मूल हमारे ए और बी हैं, ठीक है। तो मूलों का योग बराबर क्या होगा, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस का एक्स का गुणांक माइनस का 10 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बराबर आपको मिल जाएगा 10। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी। तो मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी आपको यहां से मिल जाएगा 11। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, जो आपका हरात्मक माध्य होता है ना, वो किसके बराबर होता है, हरात्मक माध्य। जो आपका हरात्मक माध्य होता है, ये आपका बराबर होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी के रूप में। तो सारी वैल्यू रख दो, तो 2 गुणे a इंटू बी की वैल्यू कितना है 11, और a प्लस बी की वैल्यू कितना निकाला है 10 निकाला है। 2 से काटो तो 2 पच्चे 10, यानी आपको 11/5 मिल जाएगा। यानी कि जो आपका हरात्मक माध्य होगा 11/5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा। दे रखा है कौड़ी में 3x² प्लस का 11x प्लस का 6 कौड़ी में 3 बराबर 0 के मूल क्या है, ए आपको बताना है। यानी कि आपको समीकरण दे रखा है, मूल क्या होंगे ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझना। तो यहां पर आपको दे रखा है कौड़ी में 3x² प्लस का आपका है 11x प्लस का आपका है 6 कौड़ी में 3 बराबर में आपका है 0। अब देखो, कौड़ी में 3 का गुणा 6 कौड़ी में 3 में कराओगे तो कितना मिलेगा, कौड़ी में 3 का गुणा 6 कौड़ी में 3 में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, 6 गुणे कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 मिलेगा। तो 6 3 का आपको मिल जाएगा 18। यानी आपको 18 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 11 है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 के रूप में। 9 दूना 18 भी होगा, और 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 भी हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर करते हैं। तो कौड़ी में 3x² प्लस का 9x प्लस का आपका हो जाएगा 2x और प्लस का 6 कौड़ी में 3 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, कौड़ी में 3x² प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का आपका हो जाएगा 6 कौड़ी में 3 बराबर 0। अब देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं डियर स्टूडेंट कौड़ी में 3। तो जब कौड़ी में 3 कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको x² प्लस का, यहाँ पर जब आप कौड़ी में 3 कॉमन लोगे ना, तो 3 कौड़ी में 3 बचेगा ब्रैकेट बंद। अब देखो, 9 से जब हम कौड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो 3 कौड़ी में 3 कैसे बचेगा, जैसे बाबू आपका 9 है ना, तो 9 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 के रूप में। अब देखो 3 है तो 3 ही रखो, इस 3 को हम क्या लिख देते हैं, कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 के रूप में। यानी कि 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब एक कौड़ी में 3 कॉमन लोगे तो 3 कौड़ी में 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मिलेगा x प्लस का 3 कौड़ी में 3। यहाँ तक सबको क्लियर है, बराबर 0। अब देखो, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस का 3 कौड़ी में 3। यहाँ पर x के साथ आया है ना, कौड़ी में 3x कॉमन है। कितना कॉमन है, कौड़ी में 3x कॉमन है। तो दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कौड़ी में 3x प्लस का 2 बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, हम करते क्या हैं, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3 कौड़ी में 3 मिलेगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2 बट्टे कौड़ी में 3 मिलेगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में है, माइनस का 3 कौड़ी में 3 और माइनस का 2 बट्टे कौड़ी में 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना,
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है बाबू, आपको दे रखा है x बराबर बड़की कड़ी लगा दिया है 2, फिर बड़की कड़ी है, फिर आपका 2 है, फिर आपका है प्लस का √2 और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी, ए आपको बताना है। तो कभी भी यदि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको दो बातें ध्यान में रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो करड़ी के अंदर नंबर है, जो करड़ी के अंदर संख्या है ना, इसका आपको दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर कर देना है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे आपका 2 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 के रूप में। जैसे 6 का बोला जाए कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर करो, दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर करो, तो इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 के रूप में। उसी प्रकार से दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर का मतलब यह है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर केवल 1 होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि पूछ ले कि 12 का दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर करो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 3 के रूप में। यानी ऐसे फैक्टर करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपका 1 हो। तो मैंने 2 का फैक्टर कर दिया 2 गुणे 1 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट, यदि आपका बीच में प्लस है, यदि आपका बीच में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा। यानी बीच में प्लस है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 2 हो जाएगा। लेकिन यदि आपका इसी क्वेश्चन में, यदि आपका इसी क्वेश्चन में प्लस के जगह पर माइनस दे देता तब क्या होता, प्लस के जगह पर माइनस दे देता तब क्या होता, तो छोटा वाला नंबर आंसर होता। यानी तब आपका एक आंसर हो जाता। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला आपको काम ये करना है कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच फैक्टर कर देना है। यदि आपका बीच में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, यदि आपका बीच में माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। तो इस तरीके से सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके रैखिक तथा द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए